सबसे पहले तो आपका हम अपने कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार। ये बहुत खुशी की बात है कि आपसे बातचीत का अवसर प्राप्त हुआ है। हम अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए जानना चाहते हैं कि आरोग्य भारती के पीछे मूल उद्देश्य क्या है? इसकी मूल मंशा क्या है? आरोग्य भारती स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य करने वाला एक सेवा संगठन है और एकेडमिक संगठन भी है। स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बना रहे, बीमार न पड़े, उसके लिए उसको क्या क्या उपक्रम करने चाहिए, उन सब विषयों के बारे में जानकारी देना, प्रशिक्षण देना, कार्यकर्ता तैयार करना, मॉड्यूल तैयार करना, करना, लिटरेचर तैयार करना, आवश्यकता पड़े तो सरकार को भी सूचना देना, सुझाव देना, ऐसे सब चीज़ें आरोग्य भारती के अंतर्गत आती हैं। पूरे देश भर में आरोग्य भारती का काम होता है। हेल्थ पॉलिसीज़ के बारे में भी हम एकेडमिक सेशंस में डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। जो कुछ ऐसे निष्कर्ष निकलते हैं, उनमें प्रयास करते हैं कि वे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों तक पहुँचे। अशोक जी, बहुत ही अच्छा मकसद लेकर काम कर रही है आरोग्य भारती। और जैसे कि आपने बताया कि पूरे देश में आरोग्य भारती अपना योगदान दे रही है। तो देश में तकरीबन कितने केंद्र होंगे आरोग्य भारती के? और उनके माध्यम से किस प्रकार ये संदेश पहुँच रहा है कि व्यक्ति रोज़ाना की जीवन शैली को इस रूप में ढाले कि वो स्वस्थ बना रहे, उसे कभी बीमारी ना घेरे और उसे अस्पताल जाने की आवश्यकता ना पड़े? आरोग्य भारती की दृष्टि से पूरे देश में 43 प्रांत हैं, 43। सभी 43 प्रांतों में आरोग्य भारती की सक्रिय इकाइयां हैं। कुल मिलाकर 933 जिले हैं। उनमें से 90% से भी अधिक 857 जिलों में आरोग्य भारती के पास कार्यकर्ता हैं। इनमें से लगभग 400 जिले ऐसे हैं जिनमें ब्लॉक लेवल पर कार्यकर्ता हैं। चूंकि हम स्वास्थ्य के प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करते हैं, इसलिए सभी प्रकार के चिकित्सक और स्वास्थ्य में रुचि लेने वाले अन्य सभी व्यक्ति इसमें कार्यकर्ता बनते हैं। जैसा समाज का समूह है, वैसे ही अपने कार्यक्रम हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं कम होती हैं, तो वहीं के युवक युवती जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, बोल सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों का चयन करना, उनको प्रशिक्षण देना, उनको सेवा का भाव जागृत करना और वे स्वयं भी स्वस्थ रहें, अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें, गांव को भी स्वस्थ रखें और यह सब काम सेवा के भाव से करें। तो जैसे एक ये काम है, ऐसे 27 काम है टोटल मिलाकर। पूरे देश में योग भी है, स्वस्थ जीवन शैली स्वयं भी है, महिला कार्य भी है, चिकित्सा विद्यार्थी कार्य भी है और प्रथमोपचार, वनौषधि प्रचार प्रसार, पर्यावरण, सुपोषण, ऐसे गर्भ संस्कार, किशोरावस्था स्वास्थ्य, 27 अलग अलग प्रकार के विषय हैं जिनमें आरोग्य भारती यह सब काम करती है और मॉड्यूल तैयार करती है जिससे सबको दिखा सकें, सिखा सकें। वाकई बहुत ही अच्छा प्रयास है आरोग्य भारती का। अच्छा, वार्षिक गतिविधियां यदि पूछी जाएं आरोग्य भारती की, तो उनमें कौन-कौन सी प्रमुख हैं और इनके माध्यम से जनमानस को कितना लाभ पहुंचा है? ये एक मैं आपसे जानना चाहता हूं। कुछ नियमित गतिविधि है, जैसे मैंने अभी आरोग्य मित्र बताया, जी। तो आरोग्य मित्र का प्रशिक्षण एक बार हुआ तो हर महीने कुछ न कुछ गतिविधि चलती है। योग का प्रशिक्षण हुआ तो दैनिक या साप्ताहिक गतिविधि चलती है। विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम में कुछ न कुछ चलता है, तो हम सप्ताह में, महीने में एक बार उनका प्रबोधन करते हैं, कुछ एक्टिविटी कराते हैं, महिलाओं को इकट्ठा करते हैं, उनकी टोली बनाते हैं, स्वस्थ परिवार, गर्भ संस्कार, किशोरावस्था स्वास्थ्य, ऐसे विषयों के बारे में भी उनको जानकारी देते हैं। और अनुभव ऐसा आ रहा है कि सुदूर ऐसे क्षेत्र जहां पर जल्दी कोई पहुंचा नहीं, लद्दाख लेह, कच्छ का क्षेत्र, लखपत कोट गुरुद्वारा जहां पर माना जाता है वहां का क्षेत्र, कन्याकुमारी का क्षेत्र, वीरप्पन का क्षेत्र जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है,
वो वनवासी क्षेत्र, बहुत कठिन क्षेत्र है। वायनाड केरल और कर्नाटक के बीच में है, वनवासी क्षेत्र बहुत कठिन है आना जाना, तो भी वहां पर भी कार्य करता है। सब जगह 4 आधार हैं। एक है प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पर काम करना, दूसरा है स्वस्थ जीवन शैली, तीसरा है सर्व समावेशी स्वास्थ्य संरचना कि जिसे सब प्रकार के चिकित्सकों का सहयोग ले सकें, और चौथा है कि फ्रॉम इलनेस टू वेलनेस टू हैप्पीनेस। इतने मॉड्यूल से काम करते हैं। अनुभव में आ रहा है कि जहां जहां कुछ समय बीत गया, ग्रामीण क्षेत्र में अपने बच्चों को लोग अब बाजार का जलपान नहीं देते, वे अपने घर से बना हुआ जलपान बच्चों के टिफिन में रखते हैं। अतिथि का स्वागत भी वे घर में बनी वस्तु से करते हैं। योग के संपर्क में आए अन्य प्रकार के व्यक्ति, मुसलमान भी हैं, ईसाई भी हैं, अन्य लोग भी हैं, वे भी अपने केंद्रों में आते हैं। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, वे भी प्रार्थना करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे के लिए सहभागी बनते हैं। तो पूरे देश में ऐसा काम चल रहा है। तो मैं आंकड़ा बताऊं, 20,000 से अधिक आरोग्य मित्र हैं लगभग अभी हमारे पास, और लगभग 15,000 योग के केंद्र जो दैनिक चलते हैं, और लगभग 8,000 होंगे जो साप्ताहिक चलते होंगे। ऐसे ही नियमित गतिविधि वाले जो हमने विद्यालय गोद लिए हैं लगभग 5,000 हैं, और 4,000 ऐसे होंगे कि जहां पर हमारा काम चालू है, अनियमित रूप से चलता है। तो ऐसे हर विषय में अलग अलग। महिलाओं की टोली है तो 43 में से लगभग 35 प्रांत ऐसे होंगे जहाँ पर स्वतंत्र महिला इकाई है, वो अपनी निर्णय लेते हैं, कार्यक्रम करते हैं, बाकी लोग सहायता करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से कार्य का प्रभाव होता हुआ दिखलाई दे रहा है। अशोक जी, अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इस समय जो हमारी रोज़मर्रा की दिनचर्या है वो भाग-दौड़ वाली हो गई है। किसी को अपने लिए तक समय निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसे में जीवन शैली को व्यवस्थित रखना अपने आप में कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं? और आरोग्य भारती के माध्यम से कितना संभव हो पा रहा है कि लोग जिन तक आपकी जानकारी पहुँची है, किस प्रकार से अपनी जीवन शैली को परिवर्तित कर रहे हैं और एक बेहतर दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, ख़ासतौर से स्वास्थ्य की दृष्टि से? अगर व्यक्ति सोच ले कि मुझे ठीक रखना है, तो कैसी भी अनियमितता रहे वो ठीक रख सकता है। जैसे कोरोना में सब लोगों ने किया, तो यद्यपि ठीक है ऑनलाइन थे, घर में थे तो करना आसान था, लेकिन मैं आज भी देखता हूं पूरे देश में घूमते हुए कि 50% लोग आज भी आयुष काढ़े का प्रयोग करते हैं। 60% लोग घर का बना ताजा भोजन कर रहे हैं। 70% लोग ऐसे हैं कि जो गर्म पानी का सेवन कर रहे हैं। 70 to 80% ऐसे हैं कि जो शारीरिक व्यायाम करते हैं अपने को स्वस्थ रखने के लिए, तो लोग करते हैं। स्वस्थ जीवन शैली ठीक है, हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। आप रात में देर से सोते हो तो हम कहते हैं आप 6 घंटे की नींद पूरी लो, सुबह सूर्योदय के समय तक जाग जाओ। सोने के 2.5-3 घंटे पहले आप भोजन कर लो, कुछ न कुछ व्यायाम करो, थोड़ा पानी पियो, रात्रि में सोने के पहले ब्रश करके हाथ मुंह धो करके सोइए। तो जो काम आप कर सकते हैं वो आपको करना चाहिए। विरुद्ध आहार की अगर जानकारी है तो विरुद्ध आहार का सेवन कर माने पालन करते हुए हम अपने को सरलता से बिना दवा के स्वस्थ रख सकते हैं, परिवार को भी स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आरोग्य मित्र आपने जो बनाए हैं उनकी भूमिका वो कितनी दृढ़ता के साथ निभा रहे हैं और किस प्रकार से लोगों को ये बता रहे हैं कि आयुर्वेद जो हमारी बहुत ही प्राचीन संस्कृति है, उसको यदि हम अपनाते हैं और बेहतर जीवन शैली अपनाते हैं तो लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और किसी भी बीमारी से दूर रह सकते हैं। आरोग्य मित्र जितने हम प्रशिक्षण देते हैं, अलग अलग राज्यों में प्रशिक्षण होता है, हमारा अनुभव है कि लगभग 70% व्यक्ति प्रशिक्षण लेने वाले बाद में सक्रिय रहते हैं। इनमें भी 70% महिलाएं रहती हैं। चूंकि वे गांव में रहती हैं, जानकार हैं, उनके मन की इच्छा रहती है खुद को भी स्वस्थ रखना है, तो वे बराबर ये काम करते हुए दिखाई पड़ती हैं। और चूंकि वे स्वयं पालन करती हैं और गांव की ही है, इसलिए लोग उनकी बात मानते हैं। तो इस कारण से हमारा जो कार्य है
वो बहुत अच्छे प्रकार से प्रभावी हो रहा है, लोग उसका पालन कर रहे हैं। वैसे ही योग केंद्र है, विद्यालय स्वास्थ्य प्रबोधन, ऐसे बहुत सारे विषय हैं। तो मैंने योग केंद्र का ही अगर उदाहरण लूँ, तो योग कराने वाला व्यक्ति योग करता भी है, दिन भर अपने को सक्रिय भी रखता है, वो सेवा के भाव से करता है। इसका मतलब अपना दूसरा कोई ना कोई काम करता है आर्थिक व्यवस्था के लिए, तो वो करते हुए सभी के समान ही रहता है। एक्स्ट्रा में वो योगासन का काम कर रहा है, तो वो सेवा के भाव से भी कर रहा है, सबको दिखाई भी दे रहा है कि वो अकेले वही नहीं कर रहा है, उसके परिवार में भी उसका प्रभाव हो रहा है, उसके वर्किंग प्लेस पर भी प्रभाव हो रहा है, और जहाँ केंद्र चल रहा है उसके आसपास भी प्रभाव हो रहा है। इसलिए इसका बड़ा लाभ मिलता है। और हर विषय होलिस्टिक नेचर का है, अर्थात उससे जुड़े जितने पहलू हैं वो सभी पहलू एक साथ काम करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया योग के बारे में, कोई केवल योगासन नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी है, जीवन शैली भी है, परिवार तक भी है, वर्किंग प्लेस तक भी है, आसपास के विसिनिटी एरिया में भी है। स्कूल है, बच्चों के लिए नहीं, शिक्षकों के लिए भी है। स्कूल का वायुमंडल भी है, उनके अभिभावकों तक भी है, उनके विसिनिटी एरिया जो जिसको हम बोलते हैं विद्यालय के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर भी उसका प्रभाव है। तो ऐसे सभी विषय, यह है। अब पर्यावरण है, पर्यावरण तो बाहर का ही है, तो हर व्यक्ति जुड़ा रहता है उसमें, हर टीम जुड़ी रहती है, गांव में भी है, नगर में भी है, यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑफिसेज और मल्टी स्टोरी जो एसीज रहते हैं, जहाँ समस्या होती है, वहाँ पर ही पर्यावरण कैसे ठीक रखना उसका भी प्रशिक्षण देते हैं। तो आरोग्य भारती के भोपाल चैप्टर की बात करें तो यहाँ की भूमिका को आप किस रूप में देखते हैं? यहाँ की जो गतिविधियां हुई हैं वो कितनी बेहतर और कारगर आपको नजर आती हैं? यहाँ पर मेडिकल विद्यार्थियों के बीच में अच्छा काम है। महीने में एक बार उनका एक प्रबोधनात्मक कार्यक्रम रहता है। कभी कभी बीच में कुछ एक्टिविटीज करते हैं, सेवा कार्य करते हैं, स्वास्थ्य सेवा। मेडिकल कैंप भी लगाते हैं, तो केवल दवा नहीं देते, वो प्रबोधन भी करते हैं। ऐसे 5 अलग अलग सेवा बस्तियां गोद ली हैं। हर पुष्य नक्षत्र जो माह के 27वें दिन आता है, अलग अलग समय से हर 27वें दिन आता है, उन बच्चों, वहाँ के एक बच्चे निर्धारित हैं, उनको स्वर्ण प्राशन के ड्रॉप्स दिए जाते हैं, और ये पिछले 4 वर्षों से उनको मिल रहे हैं। उनके स्वास्थ्य में भी अंतर आ रहा है, उसका मेजरमेंट भी हम लेते हैं। हमारे यहीं कार्यालय में दिन में 3 बार योगासन का सेंटर चलता है, तो लोग निःशुल्क वो योग सीखने भी आते हैं, जगह जगह जाके प्रशिक्षण भी देते हैं। फिर कुछ विद्यालय गोद लिए हुए हैं, उन विद्यालयों में भी बराबर कुछ ना कुछ गतिविधि चलती रहती है। हम वर्ष में 3 या 4 बार कुछ एकेडमिक एक्टिविटीज भी लेते हैं, कि जिसके कारण से उनका लाभ जो समाज का प्रबुद्ध वर्ग है, टीचर्स है, उनको भी मिले। और इसीलिए सब प्रकार के व्यक्तियों को जोड़ते हुए, सामान्य जो नॉन मेडिको हैं और सब प्रकार के मेडिकोज को जोड़ते हुए, एक भोपाल आरोग्य भारती का अखिल भारतीय केंद्र होने के कारण से एक मॉडल के रूप में है। हमारा कार्यालय भी है, आएंगे तो बाहर से ही पता लगेगा, कुछ स्लोगन्स के चित्र हैं, लोग पढ़ते हैं, फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं, तो हर एक को लगता है हाँ, स्वास्थ्य माने ये स्वास्थ्य, दवा लेना ही स्वास्थ्य नहीं है, ये भी स्वास्थ्य है। यहाँ पर एक निःशुल्क चिकित्सालय भी चलता है, धन्वंतरी स्वास्थ्य सेवा केंद्र के नाम से, जिसमें 2-2 दिन होम्योपैथी, आयुर्वेद, मॉडर्न मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के चिकित्सक बैठते हैं। रोगी आते हैं, दवा भी लेके जाते हैं, उनको प्रबोधन भी करते हैं। तो इसलिए आरोग्य भारती की दृष्टि से भोपाल एक बड़ा केंद्र है। यहाँ नियमित गतिविधि है, कार्यकर्ताओं की अच्छी टोली भी है, समाज में धीमे धीमे प्रभाव भी हो रहा है। तो आरोग्य भारती की गतिविधियों से ज़्यादा लोग और जुड़ें और वो भी समझ सकें इसकी गतिविधियों को, उसके लिए आपने किस प्रकार से भूमिका आप कर रहे हैं? किस प्रकार से लोगों को जोड़ रहे हैं? आरोग्य भारती में कोई सदस्यता नहीं है, कोई भी व्यक्ति किन्हीं के भी संपर्क में है, वो संपर्क करके जुड़ सकता है, किसी भी एक्टिविटी में भाग ले सकता है, बस वहाँ के कार्यकर्ता से जुड़ा रहे और नियमित रूप से होता रहे। एक और पहलू है, हमारी एक पत्रिका प्रकाशित होती है, पिछले 15 वर्षों से प्रतिमाह होती है,
पूरे देश में जाती है, आरोग्य संपदा उसका नाम है। उसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और कहीं नहीं है, भोपाल में है तो भोपाल में यहाँ तुलसी नगर में आकर कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। 24 घंटे कार्यालय खुला रहता है। और कोई जुड़ना चाहे तो हम उसको लिंक दे सकते हैं कि उनके क्षेत्र में कौन व्यक्ति रहता है, तो जिसके कारण से उसको अपने ही क्षेत्र में जुड़ने में सुविधा होगी। उसकी जैसी रुचि है, इंटेलेक्चुअल क्लास की रुचि है तो उसके लोग जोड़ देंगे। सामान्य व्यक्ति है, स्वस्थ जीवन शैली जैसा बताएंगे, योगासन जैसा भी बता सकते हैं, स्वस्थ परिवार के बारे में भी उसका प्रशिक्षण देते हैं। तो जैसा व्यक्ति वैसा प्रशिक्षण। और यह कार्य नियमित रूप से होने के कारण कभी भी व्यक्ति आते हैं उनको हम सम्मान के साथ बैठाते भी हैं, उनका जानकारी भी देते हैं, कुछ साहित्य भी देते हैं, और जिसके कारण से सभी लाभान्वित हो रहे हैं। तो हम आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, सभी को निमंत्रण है और सभी का स्वागत है। तो आयुर्वेद को लगातार प्रधानमंत्री मोदी जी की पहल पर भी लगातार बढ़ावा मिल रहा है। हम हर साल विश्व राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस भी मनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब क्या जो वक़्त आ गया है कि हमें सिर्फ़ आयुर्वेद को ही ज़्यादा तवज्जो देने की आवश्यकता है? भारत की संस्कृति ऐसी है कि यहाँ की संस्कृति में स्वास्थ्य से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें पहले से ही व्यवस्थित हैं। पहले से स्थित होने के कारण से हम आधुनिक जीवन शैली में उनको धीमे-धीमे हम भूल गए। दुर्भाग्य से जो भारत का ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, स्वतंत्रता के समय जितना उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए था नहीं मिला, जिसके कारण से आज हम एलोपैथिक सिस्टम या मॉडर्न सिस्टम में आ गए। तो हमारी बहुत सारी चीज़ें जो हमको परंपरा से मिली हुई है वो गायब हो गई। अब मैं एक उदाहरण ही देता हूँ। चैत्र मास में नीम का सेवन करना हमारे यहाँ बताते हैं। क्यों बताते हैं? कि चैत्र मास में ऋतु परिवर्तन होता है, नीम की कोपलें उस समय आती हैं, बसंत ऋतु होती है। अपने मध्य प्रदेश में यहाँ पर नीम की चटनी का प्रयोग करते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। अब करते तो हैं लेकिन लोगों को मालूम नहीं है। विजयदशमी पर एक दूसरे को कचनार का पत्ता देते हैं हम, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है कचनार का पत्ता क्यों देते हैं। कचनार का पत्ते का रस ये ब्लॉकेट को खोलने के काम में आता है। उसका तात्पर्य होता है कि अगर हमारे और दूसरे व्यक्ति के बीच में कुछ अवरोध है तो आज से समाप्त। उसका प्रतीक है कचनार, लेकिन कचनार का पत्ता देते समय लोग याद ध्यान में नहीं रहते, है ना। अभी जनवरी माह चल रहा है, सर्दी है, तिल गुड़ का सेवन पूरे देश में बताया गया है। क्यों? सर्दी में ऋतु परिवर्तन है, शरीर को गर्मी भी चाहिए, ड्राइनेस रहती है तो थोड़ा ऑयली भी चाहिए, गुड़ थोड़ी ताकत भी चाहिए। तो तिल और गुड़ ये ऐसी चीज है, मेडिकली भी लाभकारी है, ऑयली है और प्रोटीनस भी है, पाचन तंत्र भी है, गुड़ है, आयरन भी है, मैग्नीज भी है, मैग्नीशियम भी है और शुगर है उसके अंदर। तो अकेला दोनों ही ये इतना बड़ा पदार्थ है कि किसी व्यक्ति को स्वस्थ रख सकता है। और जिन बच्चों को यूरिनरी ब्लैडर, किडनी की प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली लघु शंका छूट जाती है, बार बार लघु शंका जाना पड़ता है और जाड़े में ज़्यादा तकलीफ होती है, तो ये तिल गुड़ का सेवन ही उसको बहुत समय तक ठीक कर सकता है। अब ये है हमारे यहाँ। अब गणेश चतुर्थी पर हम मोदक का सेवन करते हैं। तो हमारी परंपरा में बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसी सब चीज़ों का पालन करें, लोग जाने। यही आयुर्वेद में भी है। आयुर्वेद में इसीलिए इस समय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस में के समय सरकार थीम देती है, आयुर्वेदा फॉर पोषण। अर्थात आयुर्वेद के सूत्र जिस तरह से हैं वो सामान्य व्यवहार में कैसे पालन हो, इसके लिए एक थीम मिली। विद्यार्थी को जानकारी मिलती है और जन सामान्य को जानकारी मिलती है कि वो जो भोजन करते हैं, जो जिन व्यवस्थाओं का पालन करते हैं, उनमें आयुर्वेद का सूत्र जुड़ा हुआ है। तो वास्तव में वो कार्यक्रम तक ब्रिज करने वाला है, एक दूसरे को जोड़ने वाला है। वर्तमान में पिछले 10 वर्षों से आयुष पद्धतियों को प्रोत्साहन मिला है। 9 नवंबर सन 2014 को आयुष मंत्रालय की स्वतंत्र स्थापना हुई और केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के प्रश्न के कारण से अभी स्थिति है कि जहां 2014 में 700 करोड़ रुपए बजट का अलॉटमेंट हुआ,
पिछले वाले 1 फरवरी के बजट में 3,712 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अलॉट किया। रिसर्च के लिए बड़े संस्थान भी तैयार किए, अभी और तैयार हो भी रहे हैं। रिसर्च करें लोग, इसके लिए फंड्स भी अलॉट किए। कॉलेजेस की गुणवत्ता भी बढ़ाई, उनकी संख्या भी बढ़ाई जा रही है। केवल आयुर्वेद नहीं, तो होम्योपैथी, यूनानी, सिद्धा, योग, नेचुरोपैथी, सोवा रिंगपा, सब पद्धतियों को प्रोत्साहन मिल रहा है। इसीलिए उसको आयुष नाम दिया। सबको प्रोत्साहन मिल रहा है और इसीलिए आगे आने वाला समय ये स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत रिवोल्यूशनरी है। कितना रिवोल्यूशनरी है कि आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार को इसी विषय पर बहुत सपोर्ट करता है, क्योंकि कोरोना में देख लिया उन्होंने। और भारत सरकार का आयुष मंत्रालय भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को सहायता करता है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में व्यक्ति आधारित जब चिकित्सा पद्धति होगी, पेशेंट सेंट्रिक, तो सभी चिकित्सा पद्धतियों की विशेषताओं का उपयोग हो सकेगा। उसमें एलोपैथी भी है, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी, सब पद्धति है। और रिकवरी फास्ट होगी, उनका खर्चा कम होगा और पैसा जो बचेगा वो देश के विकास में काम आएगा, उनके अपने विकास में काम आएगा। तो प्रधानमंत्री जी की सोच बहुत अच्छी है। इस समय उसी को नाम दिया उन्होंने इंटीग्रेटेड हेल्थ सिस्टम, उसकी ओर बढ़ रहा है। आगे जब कभी ये सबके सामने होगा तो आएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है अशोक जी आपसे बात करते हुए। अब चूँकि हमारे कार्यक्रम का समय सीमित है, अब हम समापन पर बढ़ रहे हैं। तो सभी जानते हैं कि हेल्थ इज़ वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। और जब आपसे बातचीत हुई है, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव होने के नाते आप अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो चलते-चलते आप हमारे सुनने वालों को संदेश क्या देना चाहते हैं? निरोग रहें, स्वस्थ रहें, कैसे रहें? एक निवेदन करता हूँ सभी से, प्रातःकाल यथा सब जैसे भी संभव हो सूर्योदय के समय तक जाग जाए, कुछ न कुछ व्यायाम करें। नहीं कर पाते पैदल चलें, सीढ़ी चढ़े, लिफ्ट से बचा सकते हैं। भूख लगे तभी भोजन करें, ऋतु अनुसार भोजन करें, अपने आसपास के वायुमंडल को स्वच्छ रखें, अपना सोच को सकारात्मक रखें, तो वे स्वयं स्वस्थ रहेंगे, दूसरे को भी स्वस्थ रख सकते हैं। सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऐसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बहुत अच्छा मौका मिला बातचीत का और उम्मीद करते हैं कि आपने जो बातें कही हैं उसको सुनने वाले ज़रूर आत्मसात करेंगे और खुद को स्वस्थ रखेंगे, साथ ही देश के विकास में अपना योगदान दे सकेंगे। इतना समय देने के लिए अशोक जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।